अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनस सूरती फ्रॉम अनीस हुसैन। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएनपी ब्लॉक को। पीएमसी की कोर्स आउटलाइन में, इसी तरह आगा खान की कोर्स आउटलाइन में एसआरपी ब्लॉक शामिल है। इनऑर्गेनिक के ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इन चैप्टर्स दोनों में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड में भी है और पंजाब बोर्ड में भी है। लेकिन उस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पोर्शन को पीएमसी ने भी अपनी कोर्स आउटलाइन से हटा दिया है और एकेयू ने भी उसको अपनी कोर्स आउटलाइन से हटा दिया है। तो अब अगर आप प्योर सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक को देखें या पंजाब की बुक को देखें तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, जैसे कि डाउन्स प्रोसेस जो कि सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसी तरह कैसनर केलनर प्रोसेस NaOH की प्रिपरेशन का मेथड है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसी तरह ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेसेस थे जो कि अब पीएमसी की कोर्स आउटलाइन में नहीं है। तो एसएलपी ब्लॉक का जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी श्रिंक हो गए। तो जो उनकी कोर्स आउटलाइन में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो उनमें ग्रुप ट्रेंड्स शामिल हैं, और इसी तरह ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो आपको फेडरल बोर्ड की बुक में भी मिल जाएगा तफसील से। ग्रुप 3 वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ग्रुप 3 के लिए हमें पंजाब बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, और पंजाब बोर्ड की बुक में ग्रुप 3 की डिस्कशन है, तो मैं वहाँ से उसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। ये जो वीडियो है इसमें हम ग्रुप 1 को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं, उसके ग्रुप ट्रेंड्स को और उसके रिएक्शन से उसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2 को एंड देन फिर ग्रुप 3 को डिस्कस करेंगे। आपका काम ये है कि आप जस्ट इस नोट से या इस वीडियो से अपनी इस ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 और ग्रुप ट्रेंड्स को कवर कर लें, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 से। देखिए, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कह रहे हैं, और अल्कली मेटल्स जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड की स्टार्टिंग में आते हैं। टोटल 7 पीरियड हैं, हर पीरियड की स्टार्टिंग अल्कली मेटल से होगी, और अल्कली मेटल ग्रुप 1 या ग्रुप 1A कंसिडर किए जाते हैं। और इनको हम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के। और हम ये भी कंसिडर करते हैं कि चूँकि ये हर पीरियड की स्टार्टिंग में आते हैं और लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जो है ना वो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो इनका एटॉमिक साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, एंड देन फिर एटॉमिक साइज़ मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। अच्छा, अल्कली मेटल्स में स्टार्टिंग लिथियम से होती है, और उसके बाद सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम और फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम एक नेचुरली एग्जिस्ट तो बहुत कम करता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं उसमें हम फ्रेंशियम को शामिल नहीं करते। तो बेसिक जो है ना, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इनकी ये चाहत है कि ये इलेक्ट्रॉन को फ़ौरन लूज़ करें, और हर पीरियड की स्टार्टिंग में आते हैं, और इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन जो होती है वो NS1 होती है। जो इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है वो NS1 है, और NS1 का मतलब इनका जो हर एलिमेंट है वो S1 पर जो उसकी कन्फिग्रेशन है वो एंड हो जाती है। ठीक है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम, रुबीडियम हो, सीजियम हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि इस वक्त पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस स्टेट सीजियम होता है, और इन लिक्विड स्टेट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम भी होता है। तो ये भी 2 MCQ का हिस्सा है। अच्छा, अब हम ज़रा ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह ये है कि भाई शेल्स बढ़ते हैं। जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो एटम्स के अंदर शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और शेल के इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ ऑफ द एटम बढ़ता है। जैसे कि लिथियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 8 होंगे, और एम शेल में। तो इसी तरह नंबर ऑफ़ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप आने पर, तो इसकी वजह से एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना,
उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ती है, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉन पे पड़ रही होती है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर सबसे कम पड़ती है, क्योंकि क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोकने वाले बीच वाले जो शेल्स हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाने के लिए बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसको, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किस पर पड़ने से रोक रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से रोक रहे हैं। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन न्यूक्लियर फोर्सेस ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकती है। और डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा याद रखिएगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अच्छा, तो जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, सिमिलरली आयनिक साइज भी बढ़ता है। यानी Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस सबसे लार्ज होगा, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, बड़ा आसान सा सवाल है कि मेटल का उसके आयन से साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है या स्मॉल होता है। तो मेटल का आयन जो होता है ना, यानी वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो वो उसका साइज़ कम होता है बनिस्बत ओरिजिनल मेटल के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैटायन का साइज़ उसके अपने मेटल से क्या होता है बेटा, छोटा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, शेल कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसी तरह, ठीक है भाई। तो ये दो ट्रेंड आपने जहन में रखने हैं। डाउन द ग्रुप आने पर साइज़ इसलिए बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी। अब गौर से सुनिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पे हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हम एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखना, हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में गैशियस स्टेट को इंक्लूड कर रहे होते हैं, यानी डेफिनेशन में गैशियस स्टेट को शामिल करते हैं। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलोजूल पर मोल। कितनी तरह की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। सेकेंड का मतलब दूसरा निकाला जा रहा है। थर्ड का मतलब तीसरा निकाला जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि वो बहुत न्यूक्लियस से बहुत इलेक्ट्रॉन दूर होता है, तो उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो ईजिली बाहर आ जाता है, सही है। लेकिन जो सेकंड होती है और जो थर्ड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो न्यूक्लियस का साइज़ छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन के निकालना फिर क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये सोडियम है ना, सो सोडियम का के शेल है, ये इसका एल शेल है, ये एम शेल है। देखिए ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर सबसे कम पड़ रही है, तो इसको निकालना फर्स्ट आईपी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो जब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो अब कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 2s2 2p6, 3s1 भी आता, 3s1 था लेकिन वो निकल गया। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई। नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई ना, तो हमेशा याद रखना नोबल गैस कन्फिग्रेशन के होने की वजह से एटम बड़ा स्टेबल हो जाता है। तो जब एटम स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट आईपी, अब देखें ना मैंने यहाँ पे दिखाया है, अभी देखें ये मेटल है, ये मेटल है, आपको नज़र आ रहा है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, प्लस आइन आया, फर्स्ट आईपी हमने दे दी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो सेकेंड आईपी देंगे, तीसरा निकालना है तो थर्ड आईपी देंगे। और आप हमेशा एनर्जी दे रहे होंगे ना, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थर्ड की ज़्यादा होती है, सेकंड की उससे कम, और फर्स्ट की सबसे कम होती है। वो मैंने आपको रीज़न यहाँ पे बता दिया है। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, शील्डिंग इफेक्ट पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो डिपेंडेंसी क्या क्या है। मतलब समटाइम आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बेटा किस किस चीज़ों पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है।
एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जब भी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्सली रिलेटेड होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है तो आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाली बातें हैं कि आईपी का शील्डिंग इफेक्ट के साथ एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कॉमन सेंस है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब आप जाएंगे तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, है ना। तो जो प्रोटॉन देखिए ना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, जैसे कि लिथियम है तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लेकिन इसके बराबर में बेरिलियम है तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। असल में होते क्या है कि इसके न्यूक्लियस में टोटल 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, तो प्रोटॉन जब बढ़ जाता है ना तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फिर वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो साइज़ ऑफ द एटम डिक्रीज़ होता है और साइज़ ऑफ द एटम डिक्रीज़ होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसी तरह नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी आईपी डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए ना, अब नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, हालांकि हमने ट्रेंड सेट किया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आईपी बढ़ेगी। तो देखिए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आईपी बढ़ना है ना, तो लिथियम, बेरिलियम और फिर बेरिलियम के बाद एल्यूमिनियम, नहीं बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब देखो यूँ बढ़नी चाहिए आईपी, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, यानी यहाँ पे ट्रेंड कुछ इस तरह हो गया। तो ये जो ट्रेंड में इरेगुलरिटी आएगी ना, वो हम कैसे अकाउंट करते हैं, हम बोलते हैं देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसकी कन्फिगरेशन करेंगे ना तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसका आउटर मोस्ट शेल पी जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में जो आखिरी शेल है उसमें 3 नहीं आ रहे, हाफ फिल्ड नहीं है, एक ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबल हाफ फिल्ड है, स्टेबल होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है बनिस्बत ऑक्सीजन के। तो ये जो है ना बेटा, बस ये एमसीक्यू आ सकता है कि नाइट्रोजन के आईपी ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा है, तो आप बता दें हाफ फिल्ड। इसी तरह आईपी के ग्रुप ट्रेंड क्या है भाई, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, क्योंकि वही एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। अच्छा, आईपी इज़ वेरी लो, सेकंड आईपी इज़ वेरी हाई, अल्कली मेटल आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन अटेन्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन। वही मैं बात जो कह रहा था, मैंने क्या कहा था नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बारे में, मैंने कहा था ना सोडियम ने 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s1 है। अगर ये लूज़ कर दिया, ये लूज़ कर दिया तो बच्चों अब मेरे पास 1s2 2s2 2p6 रहा और ये 1s2 2s2 2p6 नोबल गैस में होता है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन जब अचीव हो जाती है तो कंपाउंड बड़ा स्टेबल हो जाता है। अच्छा, आईपी के ग्रुप ट्रेंड आपको बता दिया मैंने। इसी तरह जो है ना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना किसी भी एटम की, ये ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये रेशो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और इसमें ये होता है कि भाई ये सेम इसका ट्रेंड आईपी की तरह ही है, सेम ट्रेंड है, यानी डिपेंडेंस भी देख लें वो इन्हीं चीज़ों पर है। और ऑर्बिटल साइज एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बनिस्बत पी डी क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेम वही डिक्रीज़ होती है आईपी की तरह डाउन द ग्रुप और इंक्रीज़ होती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और बहुत रेलेवेंट सवाल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में कौन है, फ्लोरीन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सीजियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज हो रही होती है, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है हमेशा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नॉन मेटल आते हैं बनिस्बत मेटल के। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, अब 2 एलिमेंट मिल रहे हैं जैसे कि सीजियम मिल रहा है फ्लोरीन से, तो प्यारे बच्चों सीजियम की 0.7 है और फ्लोरीन की 4 है, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूँ 4 माइनस 0.7, तो दोनों के डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आएगा। जब किसी 2 एलिमेंट जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा हो तो वो बॉन्ड आयोनिक बन जाता है और उससे कम हो तो बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज इसलिए हो रहा है
क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, तो एटॉमिक साइज जो है ना वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, पहले जो है वो इंक्रीज होता है अप टू द मिडल, क्योंकि नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है नॉन मेटल आने की वजह से। यानी देखो देखो ना, ग्रुप 1 के पास बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यानी जिससे वो बॉन्ड बनाएगा एक होता है, ग्रुप 2 के पास 2 होते हैं, ग्रुप 3 के पास 3, ग्रुप 4 के पास 4। तो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाने पर अप टू द मिडल ग्रुप 4 तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, ये सब नोबल के ये नॉन मेटल्स होते हैं, तो इनका फिर कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डेंसिटी के हवाले से ये बात याद रखिएगा बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है, ओ सॉरी डिक्रीज, सॉरी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। तो मास के बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइटर होते हैं वाटर से, फ्लोट्स ऑन वाटर करते हैं। इरेगुलर ट्रेंड डेंसिटी में पोटेशियम का है, सपोजिटली इसको डेंसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए सोडियम से, लेकिन कम होती है, ये फैक्ट याद कर लेना भाई। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ रही है तो आपका जो ये है अपना हमारा कौन है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ने की वजह से, डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ने की वजह से होना ये चाहिए था कि पोटेशियम की ज़्यादा होती, सोडियम की उससे कम होती, लेकिन पोटेशियम की क्या है, कम है, सोडियम की ज़्यादा। बस ये इरेगुलरिटी सिर्फ पोटेशियम में ही आती। अच्छा यार, फ्लेम टेस्ट भी याद कर लो, फ्लेम टेस्ट, ताकि अल्कली मेटल को उनके सॉल्ट में डिटेक्ट कर लिया जाए। अब ये मैंने कलर्स लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये फ्लेम टेस्ट में जो कलर आ रहा होता है ना, आप सबको पता है कि कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, कोई भी एटम कलर क्यों प्रोड्यूस करता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है, फिर हायर एनर्जी लेवल से वापस दोबारा लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अल्कली मेटल के अंदर कलर फॉर्मेशन क्यों हो रही होती है, उसके NS1 का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना एक, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में लोअर से जंप करके हायर में आता है, और जब हायर से दोबारा लोअर में आ रहा होता है तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स रिलीज कर रहा होता है। तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम हो रही होती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब आ जाओ ज़रा रिएक्शंस में। यार वाटर के साथ रिएक्शन इनका बड़ा ख़तरनाक है। अब ये पॉइंट याद रखना है कि जब कभी भी वाटर के साथ मिलेंगे हाईली एक्सोथर्मिक देंगे, वाटर के साथ मिलेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देख लें, ये मेटल है, ग्रुप 1 के मेटल है, देख लें ये रहा, पानी के साथ मिल रहा है, पानी के साथ मिल रहा है ग्रुप 1 का मेटल, और पानी के साथ मिलकर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। ये फार्मूलाज हैं, LiOH, NaOH, KOH। और हमेशा याद रखिएगा, जो सब्सटेंस अपने अंदर OH रखता है ना, वो जो है वो बेस होता है, मतलब आर्हीनियस के मुताबिक OH रखने वाले नहीं, OH देने वाला। वो सब्सटेंस जो कि OH आइन रिलीज़ कर सकता है वाटर से मिलने पर, वो बेसिक करेक्टर रखता है। तो ये सब के सब बेस हैं, और इनमें बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। असल में डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इसलिए इंक्रीज होता है बच्चों, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, तो ये जो मेटल आइन होता है ना, मेटल आइन, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और OH माइनस आइन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। देखो ना, अब लिथियम है, छोटा सा मेटल है, तो इसका जो है ना, लिथियम होता है प्लस, OH होता है माइनस, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब सोडियम क्या हो ना, सोडियम का साइज़ थोड़ा लार्ज होता है, तो लार्ज साइज़ होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। पोटेशियम का साइज़ और लार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस और OH माइनस में और कम हो जाती है, रुबीडियम में और कम हो जाती है, और सीजियम में तो बहुत ही कम हो जाती है। तो होता ही है कि डाउन द ग्रुप आने पर आयन का साइज़ बढ़ता है, OH माइनस आयन और मेटल आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वो जल्दी अपना OH रिलीज़ कर देता है, और जो जितना जल्दी OH रिलीज़ करता है ना बच्चों, वो उतना बेस होता है। तो कोई तुमसे पूछ लेना इनमें सबसे स्ट्रांग बेस कौन है, तो CSOH है, और सबसे वीक बेस कौन है, LiOH है। सही है, NaOH से ज़्यादा भी स्ट्रांग बेसेस हैं। अच्छा, पानी के साथ लिथियम और सोडियम बहुत विग्रसली करता है रिएक्ट, लिथियम नॉर्मली करता है, पोटेशियम रुबीडियम तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी ठंडक में भी आइस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इतना ख़तरनाक होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं वाटर के लिए, इतना शिद्दत से वाटर से प्यार करते हैं ये लोग।
अच्छा, अरीनेस बेस वाली जो मैंने बात आपको बताई वही सारी बात मैंने लिखी हुई है कि भाई वो क्यों। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अब आप सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ इतना जल्दी मिलते हैं कि इनको मजबूरी तौर पर कहाँ पे सेव करना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में या पैराफिन ऑयल में, नॉर्मल तेल में या मिट्टी के तेल में इनको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और इनकी सरफेस ख़राब हो जाती है। सही है। और ये देखें, ऑक्साइड की टाइप होती है, 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो MCQ के लिहाज से। अब कोई तुमसे पूछ ले लिथियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो नॉर्मल बनाता है, वाइट सॉलिड होता है। सोडियम लिमिटेड ऑक्सीजन में मिलेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, एक्सेस में मिलेगा तो पर ऑक्साइड बनेगा और पेल येलो कलर का। और पोटेशियम रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनाएंगे ऑरेंज येलो के। सही, देखें, सोडियम लिमिटेड में मिलेगा, सोडियम एक्सेस में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और बात, वही मिट्टी के तेल में डिज़ोल्व करना पड़ता है इनको, तो नहीं डिज़ोल्व नहीं, स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल एयर के साथ बड़ा रैपिडली रिएक्ट करके अपनी सरफेस ख़राब कर देते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना, सोडियम का जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है ना, वो लिमिटेड ऑक्सीजन में बनता है, और नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम का तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली मिलके बन जाता है। लेकिन सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के लिए आपको या तो सोडियम के पर ऑक्साइड से सोडियम से मिलाना पड़ता है, या सोडियम नाइट्राइट को मिलाना पड़ता है, या नाइट्राइट को मिलाना पड़ता है। देखें, लिथियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ना। लिथियम का सीन ये है कि लिथियम को डायरेक्ट ऑक्सीजन से मिलाओ फ़ौरन नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा। लेकिन सोडियम लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने क्या बोला था, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ना। तो नॉर्मल ऑक्साइड सोडियम का बनाने के ये इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे, अब ये तो मुझसे MCQ में पूछ लिया जाए कि सोडियम पर ऑक्साइड सोडियम से मिलकर क्या बनाएगा, तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। ये तुमसे MCQ में पूछ ले सोडियम नाइट्रेट सोडियम से मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तुमसे ये पूछ ले कि सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम से मिलकर क्या बनाएगा। सही है, तो ये MCQ में पूछा जा सकता है। सही है भाई, रिड्यूसिंग पर ऑक्साइड विद मेटल, रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स विद मेटल, रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स विद मेटल। तो प्यारे बच्चों, ये सुन लो कि लिथियम डायरेक्टली बना लेगा नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन सोडियम डायरेक्टली नहीं बनाएगा, इनडायरेक्ट मेथड से बनाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड में ये 3 मेथड बताएं, इनकी इक्वेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, अब वर्डिंग में पूछी जा सकती है, देख लीजिएगा। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड को पानी से मिलाओ तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। देखो, पानी से रिएक्ट करा है आपके सामने, पानी अपना एच दे रहा है, OH में आइन, और पानी जब अपना एच दे देता है तो प्रोटॉन को लूज़ कर देता है, तो लूज ऑफ प्रोटॉन से हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पे H+ डोनेट कर रहा है, O-2 से मिलकर OH- आइन हाइड्रोक्साइड बन गया। तो देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर बाय प्रोटॉन ट्रांसफ़र। भाई, पानी अपना एच दे रहा है, इसको कहते हैं प्रोटॉन का लूज़ करना, और वो प्रोटॉन को ले रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, दोनों से एक ही चीज़ बन रही है, और OH- है। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी से मिलकर, देखो, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड पानी से मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बनाते हैं। हमेशा याद रखना, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, पर ऑक्साइड के बारे में पता है आपको, केमिस्ट्री में पर ऑक्साइड किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो ना तो उसको पर ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, इन सब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसके रेवोल्यूशन से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है प्यारे बच्चों। अच्छा, नॉर्मल ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, O2, वो डायामैग्नेटिक होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो डायामैग्नेटिक क्यों होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी इंटरनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो कैंसिल हो जाती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड में अब ये देखो ना यार, अब देखो ना, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है अकेला, ये अकेले इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इसके घूमने से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उनके घूमने से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन से, और वो फिर उस एटम को, उस एलिमेंट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेट के करीब लाया जाए तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा हो,
तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदरूनी तौर पे अट्रैक्शन आ रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी तरह लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 2, 1s2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब इन दोनों की मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है बताए, कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हो गई है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को फारिग कर रहा है। सोडियम पैरामैग्नेटिक है, हीलियम डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये सब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन सबको पता है, क्लोराइड बनता है। इसमें ये देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा विगरसली कौन कर रहा है, NaCl, LiCl, KCl। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने लिखा दिया। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में ये पूछ सकता है, सोलेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, नहीं होते, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सही है। अच्छा, डिकम्पोजिशन के वक्त CO2 देते हैं, सिवाय लिथियम के जो Li2 वो देता है। नाइट्रेट्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, सोलेबल इन वाटर होते हैं, सिवाय लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं, बाकी सब दूसरे देते हैं। सल्फेट्स के बारे में भी बता दिया, हालांकि नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट तो उसमें शामिल भी नहीं है PMC की कोर्स आउटलाइन में। अब आपने ये देखिए, ये पढ़ लिया ना, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब सिंध, वो मैंने सारे जो पॉइंट्स थे ना बेटा वो निकाल के यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए मैंने। अब आपने करना क्या है, आपने इनसे रिलेटेड MCQ को सॉल्व करना है। मैं आपको इनके MCQ भी बना के दूंगा, प्रैक्टिस MCQ बना दूंगा, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के, वो सॉल्व कर लेना। मैं उसमें ग्रुप ट्रेंड्स के सवाल भी डाल दूंगा, तो मैक्सिमम जब आपको सवालात भी दे दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी नोट्स ये आपके सामने मौजूद हैं, इनको मैं एक दफ़ा तमीज़ से और दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये जो है ना सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर, सही है। मैं आपके साथ मैंने वीडियो में ही नोट्स आपको दिखा दिए हैं, तो क्या आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।